तितलियों के मौसम में नोचना गुलाबों का रीत इस नगर की है और जाने कब से है। देखकर परिंदों को बांधना निशानों का रीत इस नगर की है और जाने कब से है। शहर के ये बाशिंदे बीज बो के नफ़रत के इंतज़ार करते हैं फसल हो मोहब्बत की, छोड़कर हकीकत को ढूंढना शराबों का रीत इस नगर की है और जाने कब से है। Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. It is said that everything is fair in love and war, but those who have borne the brunt of conflicts disagree. Innocent civilians, women, children, and non-combatants on both sides of the Gaza Strip know war's devastating consequences. The recent ceasefire in Gaza brings a tentative halt to 15 months of conflict, but the struggle for Palestinian liberation continues. Today, we will discuss the aftermath, the human toll, and the complexities of peace negotiations, and hence the title of the discussion, जो आप मेरी पुश्त पे बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, गाज़ा आफ्टर द सीज़ फायर द ऑन गोइंग स्ट्रगल फॉर पैलेस्टीनियन लिबरेशन। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आसिम सजाद अख्तर, जो मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है। आप हैं प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी एट निप्स, कायद आज़म यूनिवर्सिटी। NIPS stands for National Institute of Pakistan Studies. पॉलिटिकल वर्कर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं ऑफ अवामी वर्कर्स पार्टी। आप लोगों की आमद का शुक्रिया। थोड़ी सी जहमत करके प्लीज़ अपने सेल फोन जो हैं वो साइलेंट मोड में स्विच कर दें सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। गुफ्तगू के बाद हस्बे रवायत हाउस ओपन होगा फॉर Q&A, जिसमें आप भी शरीक हो सकते हैं। अपने तबसरे, सवाल, तज्ज़िये, एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट, क्रिटिक व्हाट्सोएवर, यहाँ पर पूरा जमहूरी कल्चर है, लेकिन बस इंतज़ार कीजिएगा हाउस ओपन होने का। एंड फर्स्ट रेज योर हैंड सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू। शॉर्ट और टू द पॉइंट रहिएगा ताकि हम मरकज़ी जो हमारा मौजू है आज का उसके गिर्द ही हमारी गुफ्तगू रहे। एंड आई थिंक दैट्स इट। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर आसिम सजाद अख्तर। Okay, thank you very much, Nair. Let me share with you the bad news first. It's just me. Which you might have guessed because there's not a second chair. Our friend who was supposed to join us today has interestingly actually जिससे मैं बात शुरू करूँगा वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अचानक आपने देखा आने सदारत संभालने के बाद उन्होंने अचानक बहुत सारे ऐलानात किए, जिसमें से एक बड़ा ऐलान तो गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से भी है जिस पर मैं आऊँगा, लेकिन एक और ऐलान ये था कि वो जो हमारे जैसे लोग तो कोई बहुत ज़्यादा उसको यानी कि अवाम दोस्त तो इदारा नहीं समझते, लेकिन बहरहाल USAID का सारा निज़ाम उन्होंने धर्म भरम कर दिया। तो वो चूँकि हमारे साथी उस सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो उन सारे मामलात को और चीज़ों को संभाल रहे हैं, और वो उन्होंने माजरत की कि वो आज शरीक नहीं हो सकते। It's a shame because the reason why we had asked him to join us was because he had lived and worked in Palestine and he would have had some important insights. Let me very briefly start with what some of you will have seen that Trump has announced, right? अगर आपने गौर किया होगा तो कल उन्होंने पहले ये कहा कि बल्कि 2-3 दिन पहले ये कहा कि मिस्र और उर्दन और बाकी जो हमसाए ममालिक हैं वो गज़ा के लोगों को पनाह दें। पनाह भी नहीं कहा, उन्होंने कहा वो उनको ले लें। फिर उन्होंने उसके ऊपर आज गालिबन या कल, आज ही हमारे लिए आज है लेकिन वो अमेरिका में तो कल था, वो नेतन्याहू के साथ बैठकर, एंड इट्स वेरी टेलिंग राइट दैट वन ऑफ द फर्स्ट पीपल ही इनवाइट्स टू द वाइट हाउस इज़ नेतन्याहू. So it's a tragedy of our times. Okay, the Biden administration was punished for its policy on Gaza, but the person who's replaced Biden is probably even more of a Zionist than Biden proved to be. तो नेतन्याहू को ट्रंप साहब ने बुलाया वाइट हाउस में और उन्होंने उनको बिठाया और उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है ना गज़ा को अपने तहवील में ले रहा है, यानी कि अचानक randomly, arbitrarily just made this announcement. उसने कहा दी कि ये वो तो वैसे भी एक डंप साइट बन चुका है तो हम तो उसको बहाल करेंगे और यानी कि बहुत उसको खूबसूरत बनाएंगे. Even said something like this could be the Riviera of the Middle East. यानी कि एक तासुर ये देना कि ये तो
जैसे हमारे हुक्मरान गाय बगाए तासुर देते ना कि हम 10 मिलियन लोगों का शहर बना लेंगे या हम ग्वादर को पता नहीं दुबई बना लेंगे, तो ट्रंप साहब ने भी इस तरह का ऐलान किया है. बट aside from how ridiculous it is, what it tells us is, and that's partly what we wanted to discuss today, is that the ceasefire was of course important. और हम जैसे लोग या दुनिया में जो भी हुर्रियत पसंद लोग हैं गुज़श्ता 15 महीने से यही मुतालबा कर रहे हैं कि बस करो, स्टॉप. हम यही कर सकते थे. हम यानी कि वो वाला तो प्रोजेक्ट हमारा है नहीं ग्लोबल जिहाद वाला कि हम गन उठाकर सब वहाँ चले जाएं और लड़ना शुरू कर दें. तो अमन पसंद लोगों ने दुनिया में यही कहा और 15 महीने से लगातार कह रहे हैं. मतलब मगरबी आप देख रहे हैं ममालिक में भी ये कहते आ रहे हैं, यहाँ पर भी एक सेंटिमेंट है कि इनफ इज़ इनफ. बट what does enough mean? And I remember we had a discussion here, in fact, इसी हॉल में मैं उस वक्त नहीं था, I was online right after October 7th, 2023. और उस वक्त तो पूरी दुनिया की नज़रें इस मसले पे और इस खित्ते पर थीं. सीज़ फायर के बाद किसी की नज़र अब नहीं रही. It's sort of like old news again. And all that has happened is we've gone back to the pre-October 7th status quo. And pre-October 7th wasn't like कि दूध और शहद की नहरें बह रही थीं गज़ा में. It was still the world's biggest, as it's known, open-air prison, walled on all sides. It's about 600 square kilometers, जिसमें तकरीबन 25 लाख बंदा रहता है. आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा रहे हैं. पूरा जो फ़लस्तीन है, the occupied territories, जिसमें गज़ा और वेस्ट बैंक दोनों शामिल हैं, is about 6,000 square kilometers. What is now considered the state of Israel, which I still think of as occupied territory, is 22,000 square kilometers. यानी कि आप अंदाज़ा करें कि 48 के बाद से लेकर आज तक जो वो पूरा जो मुल्क था, वो पूरा जो खित्ता था, वो 28,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में से अब सिर्फ 6,000 रह गए. एंड इफ़ यू हैव अ सेंस ऑफ व्हाट द वेस्ट बैंक इज़ लाइक, अगर आपने कभी उसका थोड़ा सा नक्शा उठाकर देखा हो, तो वेस्ट बैंक के अंदर जो एक पट्टी है, उसके अंदर से जिस तरह उन्होंने सेटलमेंट बिल्डिंग की है, चेक पोस्ट बनाए हुए हैं, तो वो नाम के यानी कि तकरीबन 5,500 स्क्वायर किलोमीटर फ़लस्तीनियों के यानी कि कंट्रोल में, नाम के. उसमें भी एक बड़ा हिस्सा इज़ पुलिस्ड बाय एंड मिलिटराइज्ड बाय द IDF. So, Gaza after the ceasefire certainly has been leveled. यानी कि उसके अंदर जिस तरह unprecedented बमबारी हुई और आप सब ने देखा है कि कैसे मलिया मेट कर दिया है इस पूरे यानी कि इलाके को. लेकिन अमल में the ceasefire doesn't change anything. It's still an occupation. It's still the most asymmetrical war in modern times. What has changed, and that's what I want us to think about, is perhaps what you might consider to be global public opinion. And that unfortunately required tens of thousands of Palestinians to be killed in cold blood. And इस तरह की images का दुनिया भर में बीम होने से ये बात होना शुरू हुई, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले हवाला दिया, जिसकी वजह से बाइडन को एक रद्द अमल का भी कहीं ना कहीं it wasn't, of course, there were lots of domestic factors, but it's clear in states like Michigan, for instance, जहाँ पे बहुत सारे अरब हैं और मुसलमान वोटर्स हैं, तो उन्होंने बाइडन को पनिश किया. लेकिन असल जो मेरा ख्याल है जो सोचने वाला सवाल है, and I think this reflects something about the world at large, is जो आप भी शायद और भी बहुत सारे लोगों को हमने सुना है कि ये 7 अक्टूबर के बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ, तो बहुत सारे हम भी जानते हैं लोगों को कहना शुरू किया, अब जो है ना हमें पता चला है कि ये जो मगरिब है और मगरिब के जो जमहूरियतें हैं सो कॉल्ड, ये बड़ी मुनाफिक हैं. बट मगरिब की जमहूरियतें तो शुरू दिन से मुनाफिक हैं. और मुनाफिक तो एक इखलाक के हवाले से हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना. We talk about liberation or we talk about colonialism. This is not an ethics. There is a long historical political economy that those words
sort of signify कि वो खित्ते, वो अक़वाम, वो लोग जिनके ज़मीनों पर, जिनके वसाइल पर, जिनके जिस्मों पर कब्ज़ा किया गया. And in the case of the American empire, whether or not Trump actually follows through on his plan, you can have an imperialism without colonial occupation. ये कोई 7 अक्टूबर के बाद नहीं शुरू हुआ. 7 अक्टूबर के बाद ज़्यादा किसी को एहसास हुआ होगा कि ये तो बदतरीन किस्म का जुल्म है. But what I think is important to understand is that not a lot has changed in terms of the lives of Palestinian people after the ceasefire ends. Just to give you a sense, there are about 9.5 million people who are listed as in the census as inhabitants of the state of Israel. 2 million of those people are Arabs, what we call Arab Israelis. They live as second-class citizens within that 22,000 square kilometers. And they're literally second-class citizens. Whether it refers to the kinds of allocations they have for schooling, job quotas, generally racial profiling, the way in which their language, Arabic, is considered an inferior language compared to Hebrew and Yiddish and so on. वो तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ जो कि Arab Israelis हैं. Then there are there's about 5.5 million Palestinians in both the West Bank and Gaza combined. 1.5 लाख के करीब फ़लस्तीनी जो है ना, वो रोज़ उन चेक पोस्ट से गुज़र के इसराइल के अंदर आकर काम करते हैं. अब वो उनके ऊपर क्या गुज़रती है, वो शायद कोई बलोच नौजवान बता सकता है कि उसके ऊपर क्या गुज़रती है जब वो यानी कि यहाँ से अपने घर खुशदार जाता हो, या वो बता सकता है कि अगर कोई आजकल कोई पारा चिनार जाने की कोशिश करता हो, what it means to not even be able to freely commute to your workplace. Right? So, and 150,000 approximately Palestinians who work literally as wage slaves on Israeli territory. An overwhelming majority work in menial labor jobs like construction. Very few work in white-collar jobs. And historically, आप अंदाज़ा करें कि अगर आपको 2-2, 4-4 घंटे सिर्फ चेक पोस्ट से गुजरने के लिए लगते हैं, तो और भी जैसे हमारे चेक पोस्ट पे भी क्या होता है, सिर्फ आपको जलील नहीं किया जाता, आपसे कुछ लिया भी जाता है. यानी कि आपको हर दफ़ा गुजरने के लिए कुछ यानी कि अपने से देना भी पड़ता है. These are basic everyday, and these are a small snippet of the everyday reality of what it means to live under occupation. वो जो उसके बदतरीन उसकी शक्लें हैं जो हमने 7 अक्टूबर के बाद देखी, वो इसकी extraordinary या spectacular forms हैं of occupation. Spectacular forms of violence. But the everyday forms of violence existed before October 7th and they exist now. And what I just shared with you, what Trump said, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये जो सीज़ फायर के बाद वक्ती तौर पर एक मतलब निस्बतन कोई खामोशी छाई उस मतलब गज़ा के अंदर और बमों से कोई फुर्सत मिली. What Trump is suggesting is that more is around the corner very quickly. And very importantly, he didn't in any of this कल जो भी अगर आपने गौर किया उसकी क्या बातचीत थी, तो उसने नेतन्याहू को कहीं से भी उसने उसको पाबंद नहीं किया कि आप सीज़ फायर को एक लंबे अरसे तक बरकरार रखेंगे. Netanyahu is a very far right leader, but you should know there's people much further to the right in the Israeli cabinet who are perpetually threatening to overthrow or to basically leave his government और फिर उसकी coalition collapse करेगी. So नेतन्याहू पे तो इसराइल के अंदर से प्रेशर है कि सीज़ फायर को आज ख़त्म करो और फिर से शुरू हो जाओ. Right? So what I'm trying to get you to think about is that the ceasefire is a historical moment which is important, which I will come to for a number of reasons. The ceasefire didn't happen because the Israelis wanted it to happen. It didn't even happen because Biden wanted it to happen. Biden, towards the end,
जैसे जाते जाते उसने कई लोगों को पार्डन भी कर लिया था, जैसे अपने बेटे को उसने पार्डन किया, उसने कहा चलो जाते जाते ये भी कहीं मेरे खाते में डाल दिया जाए कि मैंने सीज फायर करार दिया, वरना यू नो द इफ देयर इज समथिंग कॉल्ड द इजरायली वॉर मशीन, तो उसका बाप है अमेरिका का वॉर मशीन, राइट? ऑल वॉर मशीन्स, ऑल डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स आर द सेम, and they all have material interests in the perpetuation of war, because war is money, because they need to sell their guns and their gunships and their so on and so forth. So Biden didn't necessarily care for a ceasefire. Israel didn't care for it. Netanyahu certainly didn't want a ceasefire. The ceasefire happened because large numbers of people all around the world made it untenable. हालांकि हम उसको फिजिकली नहीं रोक सकते थे, लेकिन एक आप कह सकते हैं भारी एक आवाज थी अवाम की. दैट्स व्हाट हैज शिफ्टेड, एंड आई वांट टू सॉर्ट ऑफ इंटेरोगेट दैट अ लिटिल बिट मोर. Because if 6 months from now we are back to saying, well, US liberalism is still the answer to the world's problems, and some, very hollow idea of liberal democracy is what we are also craving, or we make into our horizon, right? Or we neglect the everyday non-spectacular forms of violence जो आज भी ceasefire के बाद भी जारी हैं. और आपसे गुजारिश ये है कि ये अक्सर यहाँ पे ये बात होती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो इस पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है. ये मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं है. आज तो इत्तफाक से मुझे याद भी नहीं रहा, तो कश्मीरियों का भी दिन है, सरकार का कश्मीरियों का दिन है, ठीक? लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ़लस्तीनियों का ये सवाल नहीं है, या कश्मीरियों का सवाल नहीं है, ये तो हमारे यहाँ बलोचों का भी तो सवाल है ना. ये तो हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तानियों का भी सवाल है, जो हमारा कौमी सो कॉल्ड जानवर जो है ना वो मारखोर है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जो है ना आइन का हिस्सा नहीं है. It's a colonial policy. That's what you call a colonial policy. You want the land, you want its resources, you want its labor, cheap labor, but you don't want to consider it your equal. At best, second-class citizen, like the Arab Israelis, and at worst, colonial subjects. This is about the Kurds, जिसके नाम पर असद की हुकूमत गिराई गई, और अमेरिका ने ही दावा किया कि जी अब कुर्दों को हम कुछ देंगे, जैसे कुर्द जो है ना खैरात के लिए मुंतज़िर हैं. दिस इज़ अबाउट द टैमिल्स. अगर हम अपने खित्ते के बारे में सोचना शुरू करेंगे, दिस इज़ अबाउट सिन्हलीज मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. दिस इज़ अबाउट द आसामीज और द नागाज इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक? दिस इज़ अबाउट द रोहिंग्याज इन बर्मा. अगर आप नक्शा उठाते जाएंगे, चाहे वो मुल्क हमारे जैसे जो कि कभी साम्राज्य के कब्जे से सो कॉल्ड आज़ाद हुए, तो उन्होंने कैसे रिप्रोड्यूस किया कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स को अपने ही मुल्कों के अंदर, या आप मगरबी ममालिक देखेंगे. What are Australia and New Zealand and the United States and Canada? They are settler colonies. They still have not acknowledged the realities of their own historical constitution, not like the document constitution, बल्कि वो मुल्क कैसे बने. उन्होंने नेटिव पॉपुलेशंस का जेनोसाइड किया. और वो आज भी आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सवाल है, मौजूद है. आप पूरी दुनिया को उठाकर देख लेंगे, आप ईस्टर्न अफ्रीका को देखेंगे तो वहाँ पे आपको इंडियंस भी मिलेंगे. आप फिजी जाएंगे तो आपको इंडियंस मिलेंगे. आप वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में जाएंगे तो आपको चीनी नस्ल के लोग मिले. ऑल ऑफ दीज आर लेगेसीज ऑफ मॉडर्न colonialism. Everything. There is no single society in our world which has not been shaped by either as a beneficiary or as sort of in a sense the कुर्बानी का बकरा इस पूरे निज़ाम का, जिसको हम
कलोनियलिज्म कह लें, इम्पीरियलिज्म कह लें। तो ये जो सवाल है फ़लस्तीन का, मेरा ख्याल ये है कि ये तो एक लोगों ने बात करना शुरू की एक आम सतह पे कि अब हमें समझ आया कि ये तो जो अपने आप को लिबरल जमहूरियतें कहते थे तो ये तो बिल्कुल। सो आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू इंटेरोगेट. Does it require only when spectacular forms of violence are beamed across the world that we come to terms with these historical realities? या फ़लस्तीन की भी कोई, वैसे मैंने कहा ना 7 अक्टूबर के पहले भी तो कुछ था. ये तो 48 क्या, ये तो 1916 क्या जब बैलफोर डिक्लेरेशन आया, ये तो 1880 तक आपको जाकर ये कहानी के ज़हूनियत की जब बुनियादें रखी गई. These are basic historical facts which the liberal mainstream conveniently neglects, chooses not to educate us about. And I'm talking about the liberal mainstream. I'm not talking about, someone who would be considered someone on the right or a far right. This is the mainstream. And the mainstream repeatedly creates the conditions for those small, unseen acts of violence to become spectacular. और ये दुनिया के हर खित्ते का सवाल है और ये दुनिया के तमाम अक़वाम का सवाल है. तो ये जो फ़लस्तीन के लिबरेशन का जो सवाल है, if that is something that we feel committed to, then I think it's important for us to bear in mind that I can't see the Palestinians being liberated until the entire systemic sort of story of the world at large changes. उस पे थोड़ा सा आते हैं. Part of what's happened with Biden's liberal imperialism is that it is also corresponded with, और आपको पता है अमेरिका में तो इस पे बड़ा हाय हाय होता है कि चीन, रूस, right? The emergence of what some people call now a multipolar global order, right? So again, briefly, just to digress, in 1992 when the Soviet Union collapses, जो पूरी दुनिया का जो निज़ाम था जिसके अंदर सिर्फ एक ब्लॉक नहीं था, उसके मुतबादल में दूसरा ब्लॉक था. चाहे आप उसके बारे में जो भी आपकी राय हो, मैं तो उसका हामी ही हूँ, लेकिन आप उसके मुखालिफ भी होंगे, लेकिन आप हिस्टोरिकली आप इस चीज़ को तो तस्लीम करेंगे ना कि दैट क्रिएटेड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ग्लोबल ऑर्डर. इट क्रिएटेड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर. And just for the record, I think it's important for us to be reminded that whatever its faults or whatever its major excesses might have been, the Soviet Union, at least in comparison to the United States, was much more supportive of national liberation movements all around the world. लेकिन ना ज़हन में रखें कि अगर आप हिंदुस्तान से शुरू करें और आप कॉलोनाइज्ड अफ्रीका को देखें और बहुत सारे और खित्तों को भी देखेंगे, ईस्ट एशिया को भी देखेंगे, तो दे ऑल फॉर्मली डीकॉलोनाइज्ड आफ्टर 1945. तो ये जो कोल्ड वॉर है 45 से 92 तक, इस अरसे में इस सवाल पे, कॉलोनियलिज्म के सवाल पे, नेशनल लिबरेशन के सवाल पर भी हमें जो दुनिया के निज़ाम के अंदर हमें एक कम से कम सारे फरीक नहीं से तो कई फरीक तो हमें नज़र आते हैं ना जो खुलकर इस पर बात भी करते हैं और इसकी हिमायत भी करते हैं. In 1992, when that global order collapses, shifts with the end of the socialist bloc, तो हमें ये बताया, हम और आप और मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, हमें ये सिखाया जाता है कि तारीख ख़त्म हो चुकी है. Famously, Francis Fukuyama wrote a book called The End of History. And by the way, he drew on Hegel for this. That's a digression, but it's important that you understand कि वो Hegel के फ़लसफ़े की रोशनी में उसने एंड ऑफ हिस्ट्री का लिखा. हमें बताया गया कि जी लिबरल जमहूरियत अब हर जगह छा जाएगी और उसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही शानदार खूबसूरत मुआशी निज़ाम जिसको निज़ाम सरमायादारी कहते हैं, वो भी दुनिया में दूध और शहद की नहरें जो है ना हर जगह उसके नतीजे में बहना शुरू हो जाएंगी. और हम सब का काम है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के पसंदीदा पॉलिसीज़ को अपनाएं और स्टेट डिपार्टमेंट के जमहूरियत की तारीफ़ के मुताबिक पूरा उतरें,
तो सब अच्छा हो जाएगा. But of course, that's not what happened. Neither did history end, nor was any of that going to happen, because what I have just described to you very briefly as the history of modern empire, or imperialism, or colonialism is basically also a history of capitalism. Capitalism and colonialism are like this in history. The beginnings of what we call global capitalism was the transatlantic slave trade, where almost a conservative estimate, 40 million Africans were traded from the western coast of Africa across the Pacific to be sent to North America, right? Where they became initially slaves, but over a period of time, plantation labor, ensuring that, America's cotton sort of empire grew, and then subsequent to that, funding America's industrialization. ठीक? ये तारीख का हिस्सा है. और उस सारा कुछ को मुमकिन बनाने के लिए उससे पहले की कहानी क्या थी कि यूरोपियन एक्सप्लोरर्स, most notoriously Columbus, go and so-called discover America, जैसे वहाँ पे कोई बंदा नहीं था, जैसे एक खाली ज़मीन पड़ी हुई थी और वहाँ के सिर्फ वसाइल जाकर किसी इनोवेटर, इलॉन मस्क जैसे इनोवेटर, उस दौर का इलॉन मस्क था क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने जाना था और जिसने सिर्फ वसाइल तलाश करना था और दुनिया में जो है ना उन वसाइल की खुशियाँ बांटनी थी. So this history of capitalism and colonialism then was very conveniently glossed over by this rhetoric of an end of history and liberal democracy is it and so on and so forth. हुआ क्या? देखें, इन तमाम तारीख के अदवार में होता ये है कि एक तरफ हुक्मरान वक्त या साम्राज्य का एक बयानिया होता है. ठीक है ना, अंग्रेज भी जब यहाँ पे आया उसने कहा हम तो आपकी खातिर आए हैं, हम तो हिंदुस्तानियों को यानी कि इल्म और तहजीब और यानी कि साइंस की रोशनी देने के लिए आए हैं. सो एक ये हमेशा होता है, देयर इज अ डोमिनेंट आइडियोलॉजिकल sort of in a sense cover for the logics of capitalism and expansionism and empire, but they always generate their own contradictions. So in 92, when this so-called unipolar order comes into existence, उस सब कुछ का नतीजा या उसमें एक बड़ा हिस्सा ये था, वही जो आज ट्रंप टैरिफ्स को लागू कर रहा है कनाडा पे, मेक्सिको पे, चीन पे. मुझे याद है, I was an undergraduate in the United States at the time in 1994. I just started my undergraduate degree. And उस वक्त बड़ा चर्चा था कि जी NAFTA हो रहा है. NAFTA is the North American Free Trade Agreement, which links through free trade arrangements Canada, Mexico and the United States. चक्कर क्या था? चक्कर ये था कि जैसे सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है तो ये जो तमाम दुनिया के मुल्क हैं, मेक्सिको जैसे, पाकिस्तान जैसे, हिंदुस्तान जैसे, बेशतर अफ्रीका के मुल्क जैसे, ईस्ट एशिया के पोस्ट कॉलोनियल मुल्क जैसे, इनकी मंडियां खोलनी थी. इनकी मंडियां खोलनी से मुराद इनके वसाइल तक रसाई चाहिए थी बड़ी कॉरपोरेशंस को, और इनका सस्ता लेबर चाहिए था. आज अमेरिका में जब वही ट्रंप जो 30 साल बाद कहता है मैं दीवार खड़ी करूंगा इमिग्रेशन को रोकने के लिए, तो उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश, पहला वाला जॉर्ज बुश और क्लिंटन ही तो थे जिन्होंने दीवार क्या, जिन्होंने बॉर्डर खोला कि हमारे मुल्क के अंदर सस्ती मेहनत आए. And what we call outsourcing and offshoring of American industries happened. You send some of those industries to Mexico. You send some of them to China. Why? Because it's cheaper. Because you make more money. It's more profitable. This is what the end of history meant in practice. But that generated its own contradictions. American blue-collar, what we call the steel belt of the Midwest, they lost their jobs. ठीक? Right? Trade balances shifted. आज अमेरिका का सबसे बड़ा खसारा
चीन ही के साथ तो है. Correct? These were the contradictions of that so-called opening up. The opening up was dressed up as कि जी सब अब तो हुकूक होंगे और जमहूरियत होगी, लेकिन उसका मकसद यही था कि सरमाए को आज़ाद किया जाए, सरमाए की पहुंच दुनिया के हर कोने तक मुमकिन की जाए, वसाइल उसकी रसाई में आए, नई मंडियां पैदा की जाएं, नए कंज्यूमर मार्केट्स को तैयार किया जाए. ठीक? Right? This happened. But it also meant that new contenders for power emerged, most notably China. Right? And it is China, for instance, that has been saying कि भी हम ईरान और सऊदी अरब की को सुलह करवा देते हैं. China brought together some of the Palestinian factions a year ago, if you'll remember. एक Beijing में उन सबको जमा किया गया था. China now wants more influence on the world stage. The Americans don't like it. वही मैक्सिकन वर्कर्स जो धड़ाधड़ आपने नाफ्टा के बाद अपने मुल्क में आने दिए क्योंकि आपने जो होटल और सर्विस वर्कर्स जॉब्स उनके हवाले करने, अब आप कह रहे हैं कि वो आ नहीं सकते. राइट? तो ये सब कुछ जो खुद किया हुआ है उसके नतीजे में पैदा होने वाला तजादात जो हैं वो अब चुभ रहे हैं. Why is this important? This is important because the question of national liberation or contemporary colonialism or the struggle of oppressed peoples has always, at least, as I said, at least during the Cold War, उसका एक बड़ा यानी कि मुद्दा था, या एक बड़ा एक आप कह लें कि उसकी नुमाइंदगी करना, या एक बड़ा उसका अलंबरदार होने वाला एक ब्लॉक था. उसके अपने तजादात अपनी जगह, but the socialist bloc claimed to be a major supporter of oppressed peoples. And to a large extent it was, far more so than when America, which was supporting military coups all over the world. एक हमारा भी एक अदद मुल्क है जिसके अंदर अमेरिका ने हमेशा फौजी आमरों को सर पे चढ़ाया. ईरान में किया, पूरे लातीनी अमेरिका में, वो तो मैं गिनती करना शुरू, इंडोनेशिया में किया. राइट? सो what we are now at least having to think about, and I urge us to think about this, because the everyday realities of occupation are not changing. The political economy of occupation is not changing. ये जो सारा चक्कर है इसराइल के कब्जागिरी का, उसका ताल्लुक पानी से भी है. उसका ताल्लुक यानी कि फ़लस्तीन का जो जियोग्राफिया है, उसकी जो इकोलॉजिकल, यानी कि अगर आप उसकी तारीख समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारा चक्कर पानी के कंट्रोल का है. राइट? सो ऑल ऑफ दीज लॉजिक्स आर अनचेंज्ड. And when Trump says, I want to make this the Riviera of the Middle East, we shouldn't just let this go. We should sort of think deeply about what he's actually signaling to investors, to rich people who want to go sit on the beach, taking their yachts, right? And so on and so forth. Do we now have, is it the case, this is something I pose as a question, I don't necessarily think कि इसका कोई मेरे पास तो definitive answer नहीं है. Is it now the case कि unipolar world का एक तरह से फिर से यानी कि एक उसको एक multipolar world की तरफ जो हम जा रहे हैं, उसके नतीजे में एक a world order in which China, for instance, leads another block of countries to challenge Western domination. Will they support these movements? Will they speak meaningfully and act meaningfully in this direction? Is this something that we can take for granted? Is this something that we should just be hopeful about? I think that whatever it is, however we think about this, I think the question still remains कि लोग, दुनिया के लोग क्या समझते हैं? दुनिया के लोग क्या अपने आप को सियासी फरीक समझते हैं कि नहीं? फ़लस्तीन के मसले पर हमने देखा कि बहुत सारे दुनिया के लोगों ने अपने आप को सियासी फरीक समझा. आपको अंदाज़ा है इस मुल्क में तो ये मसला नहीं होता इतना ज़्यादा, लेकिन आपको थोड़ा सा तो अंदाज़ा है कि मगरबी ममालिक में फ़लस्तीन के हक़ में बोलना गुज़श्ता साल डेढ़ एक काफ़ी ख़तरनाक मसला साबित होता है. राइट? एक तो पहले ही आप सबसे पहले आपको महीनों तक तो ये साबित करना पड़ता है कि आप हमास के फैसिलिटेटर नहीं हैं.
वैसे हमास का अगर कोई फैसिलिटेटर है भी तो कोई बुराई भी नहीं है, for instance, right? But in the West, as an ordinary citizen, you can be booked for being a facilitator of terrorism, even if you had a social media post, right, of a particular nature. Sahi hai ki nahi? We saw what happened when students at Columbia and other universities held peaceful protests, जिसकी बड़ी लंबी तारीख है अमेरिका के अंदर, especially if you have a recollection or if you have some knowledge of the anti-Vietnam War protests that were led by students in America in the late 1960s. तो मकसद कहने का ये है कि लोगों ने इस सारे दबाव के बावजूद उसका टेस्ट इसी तरह जैसे पाकिस्तान में टेस्ट होता है ना कि 1971 में कहीं इस जैसे शहर में किसी ने बंगाल के हक में आवाज़ उठाई थी, या आज हम फ़लस्तीन की तो हम बात करते हैं लेकिन हम बलोच नौजवानों के हक में आवाज़ उठाते हैं जब वो धड़ाधड़ गायब होते हैं. दीज आर टेस्ट्स, दीज इंडिकेट कि आपकी पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पोजीशन क्या है. जो आसान वाला मुद्दा होता है ना उसको उठाना, जिस डिपेंडिंग के आप किधर होते हैं, वो तो एक बड़ा टेस्ट नहीं है. हर खित्ते का, हर मुल्क का एक अपना टेस्ट होता है. हमारे यहाँ, if I'm honest, to speak in favor of Palestine is not a testing position for us to take. It's not. क्योंकि वो तो रियासत कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों उसको नज़र आती है ना शुरू दिन से. लेकिन हमारे यहाँ अगर आप कॉलोनियल तर्ज हुक्मरानी की बात अपने घर के अंदर आपको नज़र जब आएगी और उस पर बात करेंगे, this is what I think is the challenge that faces the world's people today. If people are committed to the question of liberation, because like I said to you, मेरे नज़दीक फ़लस्तीन के लिबरेशन का सवाल शायद बहुत नुमाया होगा हमारे लिए, लेकिन ये question of liberation is not just limited to the people of Palestine. Even if there's no spectacular forms of occupation of the kind that we saw after October 7th, the everyday forms of violence that I mentioned exist across the globe. States of all stripes do this. And they create captive middle class populations जिनके साथ एक तरह से इट्स क्विड प्रो को कि हम आपको कुछ ना कुछ सेंटोरस जैसा मॉल बनाकर दे देंगे और आप अपने जो है ना जो भी थोड़ा बहुत सियासी शऊर है, या आप कहेंगे अच्छा मुझे तो नहीं पता था कि लिबरल जमहूरियतें इतनी मुनाफिक हैं. And I think that we have reached a point in this country. I was happily surprised to see कि PTI का भी सपोर्टर जो है ना वो फौजी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बड़ा बाशऊर हो चुका है. बट ये सतही चीज़ें हैं, ये वक्ती चीज़ें हैं. I think what will happen in the world moving forward is not also something that we should just be relying on the emergence of another block of countries that may or may not take principled positions. They may or they may not. We can be hopeful, but असल सवाल तो ये है कि हमारा किरदार क्या है, आपका किरदार क्या है. हमारे यहाँ नौजवान जो जिस तरह से भी जिस जगह से भी आते हैं, जिस बैकग्राउंड से भी आते हैं, वो कैसे अपने ख्याल को किसी मुनज़्ज़म अंदाज में यानी कि इजहार करते हैं या नहीं करते. Do we all think of ourselves as sort of alienated individuals that from time to time we express our opinions online, but that's all we can do? Or do we affiliate ourselves with larger causes? And I think that is the question that existed for generations before us when the formal process of decolonization was happening. और आज अगर हम तारीख के उस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पे आज ज़्यादा लोग इस बात को एहसास करते हैं कि हाँ भाई ये तो मामला उसी तरह है जैसे शायद हमें लगता था कि ख़त्म हो गया है, ये तो पुरानी बात है कॉलोनियलिज्म. लेकिन हम फ़लस्तीन को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो तो बड़ा भयानक एक तरीके से जारी है. और दुनिया के बड़े ताकतवर तरीन मुल्क जो बड़े दावे करते हैं रूल ऑफ लॉ के और जमहूरियत के, वो तो खुद इसको बरकरार रखे हुए हैं. एंड इफ दैट देन बिकम्स सॉर्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, देन आई थिंक these are the question of how to move forward. It's not straightforward, but कम अज़ कम ये बात तो वाज़े होगी कि
जब तक आप इन तमाम मसाइल को एक दूसरे के साथ जोड़ कर नहीं देखते, अगर मैं अक्सर ये कहता हूँ, अगर आप कहें कि मैं आज़ाद हो जाऊं बाकी जहन्नम में जाएं, तो ये किस तरह की आज़ादी है, ये तो मेरे समझ से बाहर है। कि मेरे लिए आज़ादी हो, बाकी हो या ना हो, तो फिर आप कैसे वो आज़ादी हासिल करेंगे? जब आप कहेंगे ना मुझे मिल जाए बाकी किसी को मिले ना मिले, तो कैसे मिलेगी आपको वो आज़ादी? आप किसी ताकतवर या साम्राज्य कुव्वत की मदद लेकर लेंगे आज़ादी? Do we actually think that the Kurds will actually be able to determine their fates in a post-Assad Syria? I don't. I think their struggle for liberation will be instrumentalized. उस पे खेल खेला जा रहा है और खेल खेला जा रहा है। हमने गुज़श्ता दिनों यहाँ पे एक, मुझे याद है, पारा चिनार पे हुआ था और ये बात हो रही थी इधर ही कि कैसे यहाँ पे नौजवान शिया लड़कों को भी मिलिटेंसी के लिए तैयार किया जा रहा है और शाम तक वो जा रहे हैं, और सुन्नी मिलिटेंसी की तो यहाँ पे पुरानी तारीख है, वो तो किसी को करने की क्या ज़रूरत है, वो तो सरकार खुद ही करती आ रही है, राइट? सो ये जो क्वेश्चन है कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड पैलेस्टाइन इन अ ग्लोबल स्कीम? Do we understand it as just an isolated example? Are we going to be stop concerning ourselves with the everyday forms of violence and the nitty-gritty of occupation, right? And the way that feeds into this larger structure of power that we call global capitalism, right? Are we going to think about politics as something just about identity and particular groups of people, or do we think about politics as undergirded by material interests? ये बहुत सारे बड़े बड़े सवाल हैं। आज तो इन सारे सवालों को हम खोल नहीं सकते, लेकिन मकसद आपके साथ ये बात रखने की ये है कि the ceasefire, I think, is only, I look at it this way. I look at it as some kind of symbolic victory for all of the people who resisted this violence. But I also look at it as a test. Are we just going to, all of the things that people have realized, will that be taken forward? Or will we just sort of go back to where we were and forget that this is an ongoing occupation? This is an ongoing global sort of struggle, और वो सिर्फ फ़लस्तीन की हद तक नहीं है। तो ये थोड़े से आपके साथ some thoughts for us to consider, for us to collectively deliberate about. I mean, I'm a big, मतलब मेरी एक तरह से समझ बूझ भी यही होती है कि ये सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है। सवाल तो ये है कि कोई कलेक्टिव पॉलिटिकल, यानी कि एक विल कैसे बनाया जाए, जो कि ज़ाहिर है एक सतह पे तो वो नज़र आता है फ़लस्तीनियों के हक़ में, बट उसको बरकरार कैसे रखा जाए, उसको फैलाया कैसे जाए, उसको हमारे अपने ख़ित्ते के इन सवालात के साथ जोड़ा कैसे जाए, और ये वो सवाल। द लास्ट थिंग आई विल शेयर विद यू, एंड आई अर्ज यू ऑल टू रीड Andreas Malm. His name is M-A-L-M, and you should all read him. Is a Swedish writer. And he wrote a piece soon after, I think October 7th, about the fact that what was happening in Palestine was also reflects the depth of the ecological crisis that we face. With regards to questions of water, oil, mineral extraction. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरा आपसे कहना है कि हमें इनको कुरेदने की ज़रूरत है, हमें मज़ीद इसको अपनी समझ को बढ़ाने की ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाना तो एक बात है, लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि how are these occupations propped up by sort of underlying materialities? उसकी माशियात क्या है, उसके अपने रियासतों का आपको पता है ना, ये तो आपको पता है कि वो दुनिया भर के जो अरब हुक्मरान हैं वो तो सब बिकाऊ माल हैं। एक असद थोड़ी सी वो हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करता था, तो उसको तो छुट्टी करवा दी, हालांकि असद कोई बहुत जमहूरी आदमी नहीं था, लेकिन
एक MBS है, और MBS तो आजकल बड़ा हीरो बना हुआ है मगरिब का। वही MBS जिसने आज से 1.5 साल पहले खशोगी की लिटरली टुकड़े टुकड़े बनाए थे, आपको याद होगा, राइट? आज से इसी तरह 1.5 साल पहले हाय हाय हो रहा था कि कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप क्यों हो रहा है। थोड़ी देर के लिए हाय हाय हुआ, वहाँ जमहूरियत और वो सारी चीज़ें याद, क्योंकि कतर में पैसा है। Qatar is a financial capital. I could go on. Egypt was the first to sell its soul on the Palestinian question. Jordan sold its soul even earlier. Right? So the conventional ways in which we think about these questions, कि जी मुसलमान भाई भाई, कौन से वाले मुसलमान, हुक्मरानों वाले या आम बंदे वाले, वो भी ज़रा इस पे ज़रा सोचें ना। So what I'm trying to emphasize is that colonialism, or these long histories of capitalism and colonialism, expansionism, oppression, can't be understood through these sorts of frames. They limit our ability to really express solidarity. What they do is they make us think, अच्छा यार ये मामलात कश्मीरियों और अच्छा फ़लस्तीनियों में भी अक्सर मैं कहता हूँ, जैसे कि फ़लस्तीनी सारे मुसलमान हैं। फ़लस्तीनियों का तो बड़ा एक अच्छी खासी आबादी मसीह हैं। Prior to 1948, there were large numbers of Jews that lived in Palestine. They're not Israelis in terms of their genetic inheritance or anything. Zionism is something else. You can have people who are Arab and they are religiously Jewish. आपको पता है, they are Iraqi Jews. Some of the oldest living communities in Iraq are Jewish. Right? So मेरा कहने का मकसद ये, जो आइडेंटिटी के फ्रेम में देखना कि या तो ये तो मुसलमानों का मसला है, नहीं भाई, लोगों का मसला है, महकूम और मजलूम अकवाम का मसला है, जो कि हमारे यहाँ भी हैं। ठीक, राइट? हमारे यहाँ भी इस तरह की आपको मिसालें मिल सकती हैं अगर आप थोड़ा सा, वैसे आजकल थोड़ा सा कुरेदना भी नहीं पड़ता। कौन होगा, मुझे बताएं, कौन होगा वो पत्थर के नीचे सो रहा होगा जिसको नहीं पता कि यहाँ पे रोज़ कोई पढ़े लिखे बलोच नौजवान को अगवा किया जाता है? तो उसको क्या नाम दे, मतलब उसको कैसे, मतलब वो कोई फ़लस्तीन के सवाल के साथ कोई मुताबिकत नहीं है उसकी? भाई है, कैसे नहीं है, बिल्कुल है। तो ये वो सवाल हैं, ये वो बहसें हैं, जितनी हम करेंगे हमें इस तरह की स्पेसेस मिलती हैं, हम करते हैं, और उसी के नतीजे में then we have a shot, maybe we have a shot of creating another global conjuncture like the 1950s and 60s were. I often tell young people who tend not to believe it कि यहाँ पे आप जैसे लोग हैं सड़क पे जुलूस निकाल रहे हैं, तेरा नाम मेरा नाम, वियतनाम वियतनाम। अब आपका वियतनाम से क्या लेना देना है? आपने वहाँ पे कोई घर तो नहीं बनाना, कोई वहाँ पे उस वक्त बेरिया टाउन तो था नहीं कि आपको वहाँ पे प्लॉट मिलेगा। एक एहसास था ना कि the struggle for Vietnamese liberation is also my struggle. It's not just them, it's us. Right? The Palestinians offer us a window because we feel strongly about it. But I want to urge us to feel strongly about it, not for the reasons that the state of Pakistan urges us to feel strongly about it, but to feel strongly about it for other historical reasons. And if we feel strongly about it for those other historical reasons, then we'll feel strongly about a lot more. That's what I would urge us to do. And that's the only future where there's some kind of, where humanity is not at the whims of Elon Musk. वरना फिर इनोवेटर भी Elon Musk होगा, हुक्मरान भी Elon Musk होगा, और आपके थॉट्स भी Elon Musk ही कंट्रोल करेगा. With all due apology, right? These are facts that we have to now confront. And I think as young people yourselves are more than equipped to confront all of these sometimes confusing and contradictory facts. लेकिन मेरा ख्याल है कि एक
तरतीब से चीज़ों को तारीख़ी अंदाज में समझने के नतीजे में हम इन तमाम हक़ाइक़ को समझ भी सकते हैं, हज़म भी कर सकते हैं और फिर अपने आप को कहीं पे पा भी सकते हैं. थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत. अस्सलाम वालेकुम सर. सर सीज़ फायर में हमने देखा है कि उन्होंने जिस तरह फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की बात की है, लेकिन उसके अंदर वो टाइम क्लियर नहीं किया, मतलब है कि कितने टाइम के लिए सीज़ फायर है नहीं है. दूसरा सर, इसके जो इम्प्लिकेशंस हैं वो इर्द गिर्द अगर रीजन पे देखें तो वो क्या होगी. और सबसे बड़ा मसला है जो रेफ्यूजीज़ हैं, 2.5 मिलियन आई थिंक हैं, तो उनके रिहेबिलिटेशन और सेटलमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे नहीं है, तो वो कैसे होगा, कितना आसान है. मैं तो आपको बता चुका हूँ ना, ट्रंप ने तो कहा है कि वो वापस नहीं आएंगे. और इसको हम वैसे ट्रंप के बहुत सारे बयानात ऐसे होते हैं ना, बंदा सोचता है यार क्या है, इसको संजीदगी से ले, बट वो बहुत संजीदा एक उसने ज़ाहिर कर लिया है. दे हैव नो इंटेंशन ऑफ रिहेबिलिटेटिंग देम. दे हैव नो इंटेंशन. ही कॉल्ड इट अ डंप साइट. और हम आकर यहाँ पे अपनी मर्जी से रिहेबिलिटेशन करेंगे, कसिनोज बनाएंगे, कोई वाटर फ्रंट होटल्स बनाएंगे, इसको रिवियरा बनाएंगे. इस पे आप गौर करें. तो इसलिए कोई इरादा नहीं है उनका, दुनिया के लिबरल जमहूरी लोगों का, उनका तो कोई इरादा नहीं है. मिस्र का, उर्दन का और नए अब शाम का भी उसकी पॉलिटिक्स क्या है, वो किसके साथ खड़े हैं, वो आपके सामने. ठीक. एक है रह गया हमास, which controls Gaza. The Palestinian Authority and Fatah, उसके भी कोई मतलब ज़्यादा मुझसे, मैं तो कम से कम मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो को बहुत बढ़ चढ़ कर. तो ये जो, यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वी कैनॉट टेक एट फेस वैल्यू कि अब मामला ख़त्म हो चुका है और अब कुछ अच्छा होने जाएगा, कैसे होगा उस पर बात करें. नहीं, मैं तो आपसे यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी तो ये चल रहा है कि नेतन्याहू किसी भी वक्त कह सकता है कि मैं तो फिर से बमबारी शुरू कर रहा हूँ. मतलब इस वक्त तो ये सूरत हाल है. राइट, यू अंडरस्टैंड. सो द पॉइंट इज जस्ट, अगर आप अपने सवाल पर ही गौर करें कि जो सारी एक तरह से रिटोरिकल क्लेम्स हैं, अव्वल तो आपने जैसे कहा ना कि टाइमलाइन तो उन्होंने वेग छोड़ी थी प्रिसाइसली फॉर दिस रीज़न, बिकॉज इतना ही था कि रुक गया मामला एक वक्त के लिए. कितने वक्त तक रुका रहेगा. और अगर रुका भी रहे, यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, रुका भी रहे तो क्या है वो रोजमर्रा की जिंदगी जिसमें बमबारी तो नहीं हो रही. लेकिन देखिए ना, आपने उस गजा का जो मलिया मेट किया है, तो जो मैंने आपको कहा 1.5 लाख फ़लस्तीनी रोज चेक पोस्ट पर अपने आप को जलील करके जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पेट पालना है. It might not be the best analogy, but what happens at Chaman every day? आपको पता है कि 12 महीने से लोग रोज वहां पे बैठते हैं कि हमें आने जाने दो ताकि हम अपना पेट पाल सकें. Right? What happens at Taftan every day? What happens at the Sost border every day? जब आम कोई उस इलाके का बंदा कहता है मैं आज सुबह जाऊंगा, शाम को वापस आकर कोई मवाद लेकर आऊंगा तो मैं जिंदा रह सकता हूं. ये एवरीडे चेक पोस्ट स्टेट्स का या ऐसे रियासतों का एक निज़ाम है. सो इसलिए आई डोंट थिंक दैट द क्वेश्चन इज कि ये जो मिसाल के तौर पे एक फहरिस्त है, ऐसा होगा वैसा होगा. आपने देखा कि मतलब यूएन जैसा इदारा भी कह रहा है यू नीड $1.2 बिलियन. That's the extent of the damages that they have estimated. Right? ये तो इस तरह, again, another bad analogy, but after the floods of 2022 in this country, we were told $40 billion. अच्छा, अव्वल तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हमारे हुक्मरान वो पैसे ले भी आए तो अल्लाह माफ़ी दे, वो किधर जाएंगे. Right? So, I mean, that's what I'm trying to say. I think that what we need to do is go beyond this question. अच्छा, ceasefire हो गया, अब अगला ये होगा और वो होगा और ऐसा होगा. I think हमें
उधर ही खड़े होना चाहिए कि सीजफायर हुआ, लोगों की वजह से हुआ, किसी की रहम दिली की वजह से नहीं हुआ, किसी को अचानक। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर 200 साल स्लेव ट्रेड हुआ और 200 साल के बाद उन्होंने कहा स्लेवरी अब अबॉलिश हो गया, तो क्या उनके दिल में एकदम से दिल दर्द करना शुरू कर चुका था स्लेव्स के लिए? नहीं भाई, किसी भी सूरत नहीं। There were political pressures, and at that point it had become economically more profitable for them to end slavery. These are the kinds of cynical interests that motivate powerful people and states and classes and institutions. हमारा कैलकुलस कुछ और है, और उस कैलकुलस को हम बार बार जितना इवन इंटेलेक्चुअली आप कुरे दें, आप सवाल करें, आप इसको खोलें कि यार ये जो दावा हो रहा है ये क्यों, हम इसको क्यों कबूल करें? Why should we not still be talking about the same things we were talking about when at the height of those protest movements, right? And don't just talk about them there, talk about them here too. Sir, myself Shamir Baloch, and it's very disturbing to share that today my friend was shot. I think I need to say by unknown group of people today. He was a MPhil scholar from Quaid-e-Azam University and was shot dead today. It's very disturbing. So I am belong from Balochistan. So my question is how to counter or avoid this colonial behavior being implemented in Balochistan. And देखिए दोस्त, हम तो वही कर सकते हैं जो हम जैसे आज भी की ना, कि हम उस पर बात करेंगे, हम सवाल उठाएंगे, हम मतलब इन चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। कि अगर वही वाली बात है कि अगर एक बड़े पैमाने पर यहाँ पे कश्मीर की सॉलिडारिटी डे हो रहा है, तो फिर आप दूर वाले से पहले सॉलिडारिटी करने की बजाय करीब वाले से कर लें। बाकी देखें, अमली तौर पर वही जो मैंने आपको तारीख़ में थोड़ा सा हवाला दिया, अमली तौर पर फॉर्मल डीकॉलोनाइजेशन कब हुई, अगर आप उसी पे ज़रा गौर कर लें। अगेन, नॉट बिकॉज द एम्पायर वांटेड टू लीव, इट वाज फेस्ड विद कॉन्ट्रडिक्शन। द ब्रिटिश एम्पायर लेफ्ट इंडिया बिकॉज उसका इतना सत्यानाश हो गया था। हमसे लड़ने से क्या, कभी फ्रांसीसियों से लड़ रहे हैं, जर्मन से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को उन्होंने मार धाड़ के बर्बाद कर दिया। एक बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर जो 150 साल तक किसी को ज़हन व गुमान में नहीं था कि हम अपने आप को भी खुद रूल कर सकते हैं, बाय द 1930s पब्लिक सेंटिमेंट हैड चेंज्ड। क्यों? यही वजह ना, बार बार कोई ना कोई बात करता था, कोई जोर देता था, कोई अपने आइडियाज़ को आम करने की कोशिश करता था, लोगों को कायल करने की कोशिश करता था कि भाई देखें कि ये क्या हो रहा है, राइट? सो आई थिंक दैट ज़ाहिर है बलोच जो नौजवान है वो तो जो कुछ कर सकता है वो करता भी है, और so on and so forth. The real question is do we have real solidarity? The question is about solidarity. Am I willing to stand up and say that this is unacceptable to me? Am I willing to say, or do I say, ये गायब हुआ या इसके साथ कुछ हुआ तो उसने कुछ किया तो होगा? You follow me? These are two different attitudes. आपका क्या ख्याल है कि जब कोई फ़लस्तीनी किसी चेक पोस्ट पे जलील होता है, मारा जाता है, तो आम इसराइली क्या कहता है? क्या उसके अल्फाज बिल्कुल इस तरह नहीं होते होंगे? मशकूक हैं, कुछ किया तो होगा, ये तो हैं ही ऐसे। तो अगर लाहौर में या कराची में, इस्लामाबाद में बहुत सारे वरना इस बात पर बात करने वाले बलोच के बारे में ये कहते हैं, That I said, this is like saying, हाँ भाई एक बंदा आज़ाद हो, बाकी जहन्नम में जाएं. And that historically is an untenable position. Historically, अगर आप तारीख के तालिब इल्म हैं तो ये वक्त साबित करता है. मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारे इलाकों के दुनिया के बेशतर लोग कॉलोनाइज थे. खुद उनके अपने पढ़े लिखे लोग कहते थे अच्छा है हम कॉलोनाइज्ड हैं. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अंग्रेज आया, हमें तो रेल की पटरी वरना बिछानी ना आती. बाय द वे अभी भी लोग ये समझते हैं.
शुक्र है गोरा आया, वरना पता नहीं हम क्या कर रहे होते। भाईजान आप अभी भी वही कर रहे हैं, राइट? मकसद ये है कि सो दैट्स व्हाट वी कैन डू, राइट? वी कैन कंटिन्यू टू से दिस इज हैपनिंग, wake up and pay attention. Or then वही वाली बात है कि कोई एक कभी कहेगा अच्छा ये लिबरल जमहूरियतें ऐसी होती हैं, तो फिर किसी दिन क्या हम कहेंगे क्या हमारे मुल्क में ऐसा होता रहा? थोड़ा थोड़ा ये हुआ भी है पिछले दिनों, पिछले अप्रैल 2022 के बाद, एंड दैट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। बट अगर किसी के साथ अगर हो रहा है और उसको अब एहसास हो रहा है कि ये तो किसी और के साथ तो पहले से होता आ रहा है, तो चलो यार कुछ तो एक कदम आगे बढ़ने वाली बात तो हुई ना। इट्स नॉट सफिशिएंट, बट दैट्स व्हाट वी कैन डू। वी हैव टू क्रिएट द कंडीशंस वेयर मोर एंड मोर पीपल पुट इन देयर लॉट विद दिस पोजिशन एंड से कि भाई ये कोई दूर वाला मसला नहीं, हमारे घर के अंदर भी हो रहा है। Sir, my second question is that do Trump is trying to leave a legacy like Parliament Canada, the 51st state of United States, and buying the Greenland? So do Trump is trying to leave a legacy? ट्रंप की तो लेगेसी पहले से मौजूद है, वो एक दफ़ा सदर हो चुका है, उसके लोगों ने उसका जनाजा, सियासी जनाजा लिख लिया था कि ये ख़त्म हो चुका है, और वो वापस आ गया। एंड ही इज़ गोइंग टू बी मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर अग्रेसिव आई थिंक, एंड प्रॉब्ली गोना एक्ट अ बिट मोर ऑन सम ऑफ हिज प्रोमिसेस दिस टाइम। लास्ट टाइम भी उसने कहा था ना हम दीवार बनाएंगे, कोई दीवार शिवार उसने नहीं बनाई थी, राइट? एंड नाउ what's definitively different, and I want you to think about this very carefully, there was no Elon Musk as his right-hand man last time. Jeff Bezos and Mark Zuckerberg weren't right at the front of his inauguration. Because in 2016, big tech hadn't become as big as it is now. तो ये जो surveillance, हम algorithm हमारी जिंदगियों का फैसला करे, हम इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार करना शुरू कर दें कि हम खुद डम हो जाएं, ये अब ट्रंप के पास ये वाला हथियार भी है अब, जो पहले शायद उसको एहसास भी नहीं था कि ये वाला हथियार कितना ताकतवर हथियार है. So Trump has already gotten a legacy. He is proof that the liberal mainstream is an utter and abject failure. Because he won not once, he's won twice. और दोनों दफा क्यों जीता है? Because the liberal mainstream fails. मैंने कहा ना शुरू में ही, मैंने कहा कि कितना बड़ा अलमिया है कि बाइडेन को पनिश किया गया इस वाली पॉलिसी के लिए, और नतीजा क्या निकला कि ट्रंप आया जो इससे भी आगे होगा. बट डोंट जस्ट फोकस ऑन ट्रंप, फोकस ऑन बाइडेन. It's like in our country, why is this guy, I don't think he's the world's greatest gift to humanity, Imran Khan, but why is he so popular? Because the liberal mainstream and the khaki vardi wale who prop them all up, they continue to fail. And so there's always someone there who's saying, look, I'm here, mujhe le aao, to inki badmashiyan khatam kar lunga. Do you follow? So his legacy is in the fact that we are still, वो लोग आज भी वहीं पे खड़े हैं एंड ऑफ हिस्ट्री पे. आप समझ रहे हैं? 30 साल पहले नारे पे आज भी लिबरल जमहूरियत और सरमायादारी जवाब, सब चीजों का जवाब है. भाई वो जवाब नहीं है, वो फेल हो रहा है, और उसके नतीजे में द फार राइट इज थ्राइविंग. राइट? इट इज वन ऑफ द ग्रेट हिस्टोरिकल ट्रेजेडीज ऑफ आवर टाइम्स, और मेरी जिंदगी का खास तौर पे, कि एक लेफ्ट नहीं है बड़े पैमाने पे जो इस फेलियर का फ़ायदा उठाए. लेकिन मेरा आपसे कहना यही है कि दुनिया के अवाम वही एक तरह से आवाज़ है ना. द क्वेश्चन इज़ हाउ टू उसको हेजेमनाइज करना, उसको मुनज़म करना. ये मत समझें कि ये नहीं हो सकता. हो सकता है. आज भी
हम और आप कर सकते हैं, बशर्ते कि हम इन चीज़ों को एक तरह से एक शेयर्ड अंदाज में देखें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि ये जो जेनोसाइड जिन पर भी होता है, जैसे ज्यूज़ हैं और कश्मीरी हैं और पैलेस्टाइनियन, ये बड़े सख्त जान साबित हुए हैं, और जिन पर जेनोसाइड जब भी होता है वो एक ज़िद उनके अंदर क्रिएट होती है, और फिर जो भी इस्तेमारी क़ुव्वत है वो उनको सोर्स बना के डेवलप होते हैं। जैसे 15वीं सदी में जब नेशन स्टेट्स का तस्वर आया, ज्यूज़ ने लाया, ताकि जो क्रिश्चियनिटी का चर्च सिस्टम है, जिसका पूरा यूरोप के अंदर होलिस्टिक जो है वो एक वर्चुअल कंट्रोल एंड कमांड था, तो उन्होंने कहा कि जब तक नेशन स्टेट्स नहीं बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशंस वाली सिस्टम नहीं आएगा, तो हम जो है वो कहीं भी दोबारा रीस्टेज नहीं हो सकेंगे। तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री हम जब देखते हैं तो 800 कब्ल मसीह में जूदास और पैलेस्टाइनी जब लड़ते थे, रोमन्स ने आकर इनको स्कैटर किया। फिर ये मैं आ रहा हूँ, परेशान ना हूँ, नहीं बैकग्राउंड से, मैं बैकग्राउंड पिच तैयार कर रहा हूँ, आपको बाउंसर मारना है, तो यू हैव टू रिप्लाई दिस दैट वन, तो वो कर दीजिएगा। कहने का मकसद ये है कि फिर वो पूरी दुनिया में ज्यूज़ जो है वो स्कैटर्ड हो गए, फिर वही इकट्ठे होकर 1948 में एक इसराइली स्टेट बन गई। तो देख रहे हैं कि ये हिंदूज़ हैं, ये भी डाउन लाइन है ज्यूज़ की, तो ये कश्मीरीज़ के ऊपर 1339 से पहले नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हिस्ट्री का जो जर्नी है ये सारा का सारा प्री फिक्स्ड है। तो इसमें मुस्लिम उम्मा जो है वो भी जहाँ कहीं भी है उसके भी सेंट्रल कमांड को जो है वो तोड़ा जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेशन स्टेट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर होती हैं, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशंस इंस्टीट्यूशन मेकिंग होती है। अफादपुल हम इसकी ले लें मिसाल बलूचिस्तान की, तो अब हर सूबे को पैसा मिल रहा है, एजुकेशन आम करें, रोड्स बनाएं, सिस्टम बनाएं। तो आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान की तहरीकें चलती रहें और आर्मी को और पाकिस्तान को और इसके सेंट्रल सिस्टम को मतलब डिस्ट्रॉय किया जाए? तो मेरा कहने का मकसद है कि जो डेवलपमेंट होती है वो, क्वेश्चन ये है कि डिप्लोमेसी, क्या डिप्लोमेसी कोई रोल अदा करेगी? और चाइना इन्हीं इश्यूज़ को, पैलेस्टाइन के इशू को और कश्मीर को लेके एक नया अगला 50 साल के लिए राइज हो रहा है, क्योंकि जो 5 वीटो पावर्स का जो देख रहे हैं वो 50 साल 1917 से 1970 तक जो है वो रूस रहा है 50, फिर अगले 70 से लेकर सर आप फिर से शुरू हो गए, आपसे आपका सवाल आ चुका है ना, मुझे जवाब तो देने दें। उसके बाद अगले 50 साल के लिए चाइना राइज हो रहा है, और इससे पहले फ्रांस। और ये तो कोई डेकोरम तो ना हुआ ना, एक बंदा बोलता जा रहा है और आप सवाल आप कर चुके हैं ना, जवाब देने देना। जी सर, आमिर खान सर की सर सिपी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, बिग फ़ैन, आपके काम को फॉलो करते हैं। अच्छा सर, सवाल वही है जो आपने पूछा था कि विल द फायर सीज, और बलूचिस्तान में भी। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि जिस तरह जनाब ने भी किया हिस्टोरिकली 1915, 16, 17 और ये जो भी सीन हुआ है, क्या ये वाकई फिक्स्ड था? और जो मतलब जो उनको रीलोकेट किया गया उस इलाके में, ठीक है। और दूसरा जो आपका पिछले महीने वाला वर्क है उसमें एक सवाल ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ हैं जो उनका फेलियर हुआ है, तो अब जो न्यू फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होगी अगर कोई है, तो वो इसका हल निकाल पाएंगी? अगर चाइना या कोई भी जो भी रिविजनिस्ट पावर्स हैं वो इनका हल निकाल पाएंगे? Yeah, one by one, the question of history. देखिए, history for me is we call it history, we study history, we do history, not because हम सिर्फ जो तय है उसको हमने गिनवाना है, या जो होना ही था हमने सिर्फ उसका हवाला देना है कि ये तो होना ही था और बस हम इसको बयान कर रहे हैं। हिस्ट्री एक रियल लिविंग फिनोमिनन है अभी भी। मैंने इसलिए आपको ये बार बार हवाला देने की कोशिश की कि अगर हमने इस वाले सवाल को समझना है तो हमें तारीख़ को समझना होगा। और तारीख़ वो नहीं जो कि यानी कि ताकतवर लोग जो तारीख़ बताते हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री वाली तारीख़, वो भी एक तारीख़ है ना, बल्कि वो तारीख़ जो कि महकूमों की तारीख़ है, जो कि जैसे हमारे यहाँ मुतालिया पाकिस्तान में जिस चीज़ को गायब कर दिया जाता है,
right? The history from below, so to speak, yeah? So, एक तो ये है, कुछ तय नहीं होता, चीज़ें क्यों होती हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं. मतलब हम कहें ना कि ये ऐसा 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 हुआ, तो सिर्फ उसको बताना नहीं होता कि डिस्क्राइब करें कि ऐसा हुआ, बट वी ऑफर competing explanations for why. Right? So for instance, in this country, एक तयशुदा तारीख है यही वाली सरकार की कि ये तो दो कौमें थीं और हमेशा से लड़ती आ रही थीं और ये तो होना ही था कि वो अलग हों. अलग तो वे हुए, ये भी हम समझते हैं. अलग से मुराद वो कौमें नहीं, ये लकीर खींची गई, वो सिर्फ एक तरफ हिंदू और मुसलमान नहीं थे, तरह तरह के लोग थे. एक तो हम इसको खोलते हैं, फिर हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुई अलहदगी, इसमें साम्राज्य का क्या रोल है, इसमें उन पढ़े लिखे तबकात का क्या रोल है जो दावा तो कर रहे थे कि हम पूरे हिंदुस्तान के या मुसलमान या दूसरे अकवाम की नुमाइंदगी कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली वो नहीं कर रहे थे. ये भी एक एक्सप्लेनेशन है ना, फॉर द सेम फैक्ट विच इज़ दैट partition happened. So the third question you asked about, well, first you said, will this fire cease? I don't have an answer to that, but I am open to the possibility, and I live my life in the hope and in part as part of a struggle that aims to end that fire. Will it happen? I don't know. Am I foolishly optimistic? No. मुझे कोई यानी कि 100% यकीन है नहीं, लेकिन जब तक कि थोड़ा बहुत भी इम्कान है कि इंसान आज़ाद हो और तमाम इंसान आज़ाद हों, तो जिदोजहद चलती रहेगी. इसलिए नहीं क्योंकि आपको पहले से किसी ने यानी कि कॉन्फर्मेशन दे दी है कि आपको अपनी ज़िंदगी में इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा. नो, नॉट एट ऑल. मैंने आपसे कहा ना कि वो ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ से आज़ाद होते हुए नहीं देखा, लेकिन वो मरने से पहले उन्होंने कोई ऐसे काम किए, और उस क्यों किए होंगे क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद कोई ऐसी नस्ल आएगी जो इसको पाया तकमील तक पहुंचाएगी. राइट? डू यू फॉलो? सो आई डोंट नो. All I'm trying to offer is, that's what I spent my talk talking about, was what we need to do as people who, presumably all of you here are interested in the cause of the Palestinians, right? So how can we best express solidarity with Palestinians, and as far as I'm concerned, with the same category of people in this country, in our own neighborhood? And by the way, it doesn't even have to be like, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कौमों की बात है. ये तो हम जिस शहर में रह रहे हैं, यहाँ पे तो नालों पर बैठे हुए हमारे घर की सफाइयाँ करने वाले इंसान भी हैं ना. यानी कि ये जो जिद्दोजहद है, ये जो आज़ादी की जिद्दोजहद है, इंसान की डिग्निटी की जिद्दोजहद है, वो लामहदूद है. मतलब उसमें इतनी किस्में हैं महकूमों और मजलूमों की कि अगर आप तलाश करना शुरू करें, आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आपके साथ में आपको मिलेगा बंदा, लोग मिलेंगे अगर आप चाहें. And so that is what I'm interested in convincing young people to care about, to align themselves with that principle. The last question about China and so on and so forth, and you know, a new, even you asked this question of diplomacy and so on. Look, I don't know. You know, I said I would like to believe, and I think there is obvious examples कि जब आप अमेरिका वाहिद बादशाह नहीं रहा दुनिया में, और अब कुछ ना कुछ उसके बरक्स कुछ, मतलब आप कह सकते हैं कि चीन है और चीन के साथ उसके कुछ ना कुछ इत्तेहादी हैं, तो उसमें कुछ तो फ़र्क आएगा. लाइक आई सेड, दिस आई गेव यू द एग्जांपल कि जब सोवियत यूनियन था, सोशलिस्ट ब्लॉक था, एक पूरा नॉन अलाइंड मूवमेंट था, थर्ड वर्ल्ड नेशनलिज्म था, तो दुनिया का कि सियासी निज़ाम कुछ मुख्तलिफ था. कुछ मतलब सिर्फ यकतरफा इस तरह का बंदा आकर कहे कि मैं गज़ा को खाली करके रिवियरा बनाऊंगा, वो वाला सीन नहीं था. आने वाले वक्त में क्या ऐसे मतलब साम्राज्य को लगाम मिलेगा, और साम्राज्य को लगाम मिलने के साथ साथ महकूमों की आवाज़ बुलंद करने वाली कुव्वतें वाकई हकीकी मानों में सामने आएंगी? आई डोंट नो. Again, it is our job, by the way, to push that agenda, not just wait and hope. Do you follow me?
So for instance, let me give you something, and this is slightly digressing, but this touches at the complexity of what we face, कि हम कितनी contradictory moment में हम रह रहे हैं. एक तरफ हमें पता है कि चीन का आलमी सतह पे कुछ ना कुछ अमेरिका को लगाम दे रहा है, इसलिए तो वो रोज़ कभी टैरिफ वॉर्स करते हैं, कभी माइक्रोचिप्स यानी कि बेचने से इनकार करते हैं, कभी डीप सीक वाला आपने देखा अभी हाल में जो हुआ, ये सब कुछ हो रहा है. लेकिन हमें ये भी पता है कि फ़र्ज़ करें चीन जब हमारे जैसे इलाकों में ख़ित्तों में आता है तो इसका किरदार अनकॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बलूचिस्तान उसका मुंह बोलता सबूत है. What should I do in that case? Should I give up on the possibility that China might play a progressive role in the world? No. But I should certainly demand of China. I should, sir, मेहरबानी है आपकी, आपसे बहुत मतलब नवाजिश होगी अगर आप बस कर लें प्लीज़. तो मैं चीन से कम ये तो कह सकता हूँ कि आप वाकई अगर दुनिया के अवाम के हक़ में कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, तो बराए करम इस पर भी गौर करें कि एक महकूम तरीन एक कौम है इस खित्ते में और इसके साथ 80 साल से जुल्म हो रहा है, तो आप पर भी ये यानी कि एक तरह से इल्ज़ाम आ रहा है कि आप मुलव्विस हैं इसमें. यू फॉलो. आई एम नॉट सेइंग इट इन आइडियलिस्टिक वे, आई एम सेइंग इट एज अ डिमांड. You want to help Pakistan or you think you want to help the people, then you have to give priority to the fact कि आप ग्वादर में पोर्ट बनाकर चले जाएं और माएगीर जलील और बर्बाद हो जाएं, तो उस पर मैं बात तो करूंगा ना. इसी तरह बाय द वे जब सोवियत यूनियन था तो सोवियत यूनियन के साथ भी इस लहजे में बात हो सकती थी और करते थे लोग कि अगर आप वाकई दुनिया के मजदूरों और किसानों के अलंबरदार हैं तो ये आप आंखें बंद कर कर इस तरह के काम आपको नहीं इजाजत हो सकती है. राइट. सो दीज आर कॉम्प्लेक्स पोजिशंस, बट आई थिंक वी हैव द वेयर एज लॉन्ग एज वी डोंट जस्ट डू इट ऑन ट्विटर. राइट. यू फॉलो. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये आप भी इस पर फैसला करें कि क्या हमने अपना पोजीशन अपनी यानी कहते हैं ना कॉन्शियंस जो है ज़मीर, हमने कोई कभी कभार पोस्ट से जाहिर करना होता है या हमने कोई कलेक्टिवली भी कोई अपना विल जाहिर करना है. दैट इज़ द चैलेंज एंड that includes the question of what people outside of Balochistan are doing vis-a-vis Balochistan. That includes the question of how we think of the world. That includes so many different things in this country. You follow? इसका मतलब ये है कि जब पारा चिनार की बात हो तो सिर्फ यहाँ पे कुरम के लोग ना बैठे हों. जब बलोचों की बात हो तो यहाँ पे को मुझे नज़र आया कि यार पंजाबी ज़ोरदार तरीके से बात कर रहे हो. जब बलोचों और पश्तूनों और सिंधियों की बात अपनी जगह, लेकिन जब यहाँ पे हम बुलडोज़र खा रहे होंगे कच्ची बस्तियों को बचाने के लिए, तो ये ना हो कि हम मुड़ कर देखें तो आप में से कोई ना नज़र आ रहा हो. आप समझ रहे हैं? Like I said, these are all struggles that are intertwined if we choose to see them that way. If we don't, if we choose one struggle, चाहे बाकी छोड़ दें, तो मेरा आपसे ये कहना है कि बात हमारे स्ट्रगल की भी नहीं बनेगी. मेरा आपसे गुजारिश करने का मकसद ही यही है कि अगर हम अपने वाले मसले को भी कामयाब बनाना चाहते हैं, right, that requires us to have this universal outlook, an outlook that speaks for all oppressed peoples, and we have a history of that. इसलिए मैंने कहा 50, 60, 70 की दिहाई में पूरी दुनिया के लोग यही कहते थे, यही सोचते थे. फिर हम एंड ऑफ हिस्ट्री का शिकार हो गए और आज फिर हम ऐसे मरले पे खड़े हैं कि मेरा ख्याल है अगर बात हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये बात उधर बन सकती है. आप कुछ कहना चाह रहे थे नौजवान जो हैं? अच्छा, आप कर लीजिए फिर आप. जी शुक्रिया सर. आपकी उम्मीद और जो ख्वाब की शमा है उसके लिए फैज़ का एक शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ. हल्का किए बैठे रहो इस शमा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है हर चंद के कम है. ठीक है. तो जो सर आपसे आपकी आलिमाना चाहिए मुझे ओपिनियन, मैं ख़ुद बहुत जो मायूस हुआ हूँ. हार्वर्ड, MIT, बर्कले, स्टैनफोर्ड, ख़ुद मैं बाहर से पढ़ा हूँ ज़्यादातर. उन लोगों के जो एलीट लॉयर्स और लॉइंग बॉडीज़ हैं, हार्वर्ड लॉ ऑफ ये स्कूल ऑफ लॉ है वगैरह वगैरह, बच्चों को फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करने पे ग्रेजुएशन की डिग्रीज़ नहीं दी गई.
क्या इज्तमाही शऊर, इंसान के इज्तमाही शऊर कि इससे बड़ी डिक्लाइन की कोई आपके पास कोई है एग्जांपल कि इस हद तक पनिश किया जा रहा है? अगर कोई चंद लिबरल थे तो उनको इस हद तक ओप्रेस करे। मगरबी तहजीब प्राइड लेती थी आम तौर पे इस पे, तो इस पे काइंडली थोड़ी सी कि इज्तमाही तौर पे इतना डिक्लाइन ह्यूमैनिटी का कि उन बच्चों को आप ग्रेजुएशन के बाद सर्टिफिकेट भी ना दे सकें। शुक्रिया। जी सर, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, आपकी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसे ही हुआ है जो आप बता रहे हैं। और इसको कह रहे हैं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल सिंगलिंग आउट पीपल एंड विक्टिमाइजिंग देम फॉर देयर पोजीशंस। अभी कोई मैंने देखा है कि कोई चीनी स्टूडेंट थी, अमेरिका में पढ़ रही थी, उसका तो वीज़ा कल परसों ट्रंप ने कैंसिल किया और एलानिया कैंसिल किया कि ये पता नहीं किधर कैलिफोर्निया की किसी यूनिवर्सिटी में इन एहतजाजों में शामिल थी, तो उसको उन्होंने मुल्क बदर ही कर दिया। तो आई मीन इट्स दिस, ये एक अलामत है, लेकिन मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा था कि इसकी बहुत सारी और भी अलामतें हैं ना। ये इसकी अलामत बेशक इस तरह का है कि हम कहते हैं हम ये यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे बहरहाल फिर भी इख्तलाफ राय की गुंजाइश है एंड सो ऑन। तो अगर वहाँ पर भी ये चीज़ें होना शुरू हो जाएं तो यकीनन वो जाहिर करती हैं कि मामला बहुत आगे जा चुका है और बिल्कुल ही ये जो नारे हैं और दावे हैं और जो हकीकत है उसमें बिल्कुल ही कोई अब मुताबिकत नहीं रही। बट जस्ट वन थिंग आई वांट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, आपको पता भी है, हार्वर्ड, कोलंबिया, आई वेंट टू येल, ठीक, मैं खुद आई एम ग्रेजुएट ऑफ येल यूनिवर्सिटी। दीज आर ऑल कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस, they all have major big funders, ठीक, they are all tied to big lobbying groups। सही है कि नहीं? यानी कि ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो खैर इस तरह की कोई बहुत बड़ी तरह की चीज़ें नहीं है। हमारे यहाँ चलो एक लम्ज़ है जो बड़े प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी है, जो तालीम है, जब आप किसी इंटरेस्ट ग्रुप के हवाले कर देते हैं इस तरह, तो यही होता है। सो कॉल्ड, यानी जिसको कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या एकेडमिक फ्रीडम, वो कहने की हद तक तो रह जाता है, वही दावा रह जाता है, लेकिन अमली तौर पर हु मेक्स द डिसीजंस इन दीज इंस्टीट्यूशंस? इट्स द पीपल हु हैव द मनी। इट्स लाइक सेइंग कि आज भी एक दुनिया में एक फिक्शन है कि ये वर्ल्ड बैंक और एडीबी और आईएमएफ जो है ना लोगों की फलाह के लिए डेवलपमेंट असिस्टेंस करते हैं। फिक्शन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आप उसका जायज़ा लेना चाहें, आप ले सकते हैं उनके अमली, बट डू यू नो हाउ दीज इंस्टीट्यूशंस, देयर डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स वर्क? The countries which, I mean, frankly, simply, those who give them more money have control over the decisions. And the IMF is basically a foreign policy arm of the US government, essentially, effectively. वो ब्लैकमेल करते हैं कि आप ये करेंगे तो आपको पैसे नहीं देंगे, नहीं करेंगे तो हम नहीं देंगे, राइट? तो तालीम में जब हो जाए तो वाकई एक बहुत बड़ा एक सानिया है, चलो यार कोई, बट अनफॉर्चुनेटली, एंड दिस इज समथिंग दैट रिलेट्स टू दिस इनडायरेक्टली, हमारे यहाँ भी जो पब्लिक एजुकेशन है, पब्लिक एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप, यू आर नॉट हॉस्टेज टू बिग डोनर्स। सरकार है, सरकार तालीम को पैसा दे रहा है, और आपको पता है हम अमेरिका में भी पब्लिक एजुकेशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी फॉर इंस्टेंस, very well good schools. The University of California at Berkeley, for instance, is a public institution. लेकिन उसके बरक्स या उसके मुकाबले में ये बड़े प्राइवेट सेक्टर के इदारे जो है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस भी माने जाते हैं। और इस केस में अगेन वो भी बेनकाब हुए कि उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल है जो एक्चुअली ऑपरेटिव है वहाँ पे, और कौन, यू नो वो तो बड़ी मशहूर है ना कि द पर्सन हु वेरी ब्रीफली बिकेम द कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट केम फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, समथिंग शफक, एंड शी वाज अरब टू, ऑफ अरब डिसेंट, सोने पे सुहागा, वही ना, गोरा साहब काला साहब एक ही बात है, साहब होता है। सो यू राइट, एंड दिस इज जस्ट अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट। And I think वही वाली बात, all of the slogans about freedom of expression and democracy and so on and so forth, वो एक हद तक तो होते हैं, और फिर जब कोई बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर आता है तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम।
सर मेरा पिन पॉइंटेड क्वेश्चन ये है कि आपने जिस तरह से बात की कि ये सिर्फ पैलेस्टाइन की लिबरेशन की बात नहीं हो रही अपने घर में, और फिर आपने जो अक्रॉस द ग्लोब एग्जांपल्स दी, तो इन सब में एक कॉमन चीज़ नज़र जो आती है वो है इंटरनल डिवीज़न। मतलब जितनी भी ऑक्यूपेशन वाली टेरिटरीज थी, मतलब नेटिव अमेरिकन में भी वो ख़ुद को एक यूनाइटेड कन्फेडरेशन नहीं समझते थे, वो ट्राइबल ग्रुप थे मुख्तलिफ एथनिक। फिर पैलेस्टाइन में भी जो फ़तह और हमास, बाकी भी हमारे इधर अब आप देख लें बहुत डिवीज़न है। तो इस डिवीज़न को कॉमन फैक्टर आप किस तरह से देखते हैं, और इसको क्या इसको मतलब काउंटर करने के लिए क्या चीज़ आप देखते हैं? Yeah, it's a great question. I've spent 30 years trying to grapple with this question. And people have been grappling with this question for centuries before that. So ये कोई ऐसी नई बात नहीं है. There's no answer. इसका कोई जवाब नहीं है. इसकी बस एक कोशिश हो सकती है. मसलन आज बातचीत तो इसी के गिर्द हुई ना, कि क्या हम अपने मसले को अपना ही मसला समझते हैं या हम मसाइल को एक दूसरे से जुड़े हुए समझते हैं. किसी के साथ कुछ हो रहा है तो हम समझते हैं कि यार यही इशू इधर तक ही रखा जाए, और ये बहुत होता है. आप कहीं पे जाएं, अगर यहाँ पे कल कोई सो कॉल्ड सिटीजन्स ऑफ इस्लामाबाद फ़लस्तीन के लिए कोई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, तो मैं जाकर वहाँ पे अगर बलोचों का हवाला दूंगा तो वो कहेंगे नहीं 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 ये बात ना करें, इस मुद्दे तक रखें. बट मेरे नज़दीक तो वो मुद्दा जुड़ा हुआ है. So this is actually about the way we see the world, right? So एक तो होता है कि divisions होते हैं because लोग बहुत तकसीम हैं और तफरीक है और so on so forth. But लोग तकसीम और you can turn it on its head. आप cause and effect को थोड़ा सा उलट कर दें ना, कि लोग तकसीम और तफरीक इसीलिए तो हैं चूँकि उनका एक तस्वर कायनात एक ख़ास अंदाज में बनाया गया. जब मैंने आपसे कहा कि फ़लस्तीन के सवाल को देखने के दो मुख्तलिफ अंदाज हैं, एक तो वो है जो रियासत पाकिस्तान है वाला अंदाज़ है, जिसके लिए वो कश्मीर सॉलिडारिटी डे भी करते हैं और कभी कभार वो फ़लस्तीन सॉलिडारिटी डे करते हैं, और वो हमें बताते हैं कि क्यों हमें परवाह होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान मर रहे हैं. एक वो है जो मैंने आपसे कहा है कि भाई आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज वहाँ पे मुसलमान मर रहा है या मसीह मर रहा है, और ना ही मैं कोई यहूदियों को समझता हूँ कि वो सारे ज़हूनियत के हामी होते हैं. मैं तो देखता हूँ कि बंदे का सियासी किरदार क्या है और वो तमाम महकूमों और मजलूमों के लिए आवाज़ उठाता है या नहीं. दैट्स अ हार्डर पोजीशन टू टेक. हिस्टोरिकली इट्स अ मच मोर फ्लीटिंग पोजीशन. जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप थोड़ा सा पोस्ट वर्ल्ड वॉर II पीरियड देखेंगे तो आपको, बल्कि एरिक हॉब्सबॉम वुड कॉल इट द शॉर्ट 20th century, कि बिटवीन 1917 and 1992, from the time of the Bolshevik Revolution till the time that the Soviet Union collapsed, दुनिया में एक बड़ा एक नज़रियाती आप ग्रो था. वाहिद नहीं था, डोमिनेंट नहीं था, लेकिन एक बड़ा एक नज़रिया था और उसके गिर्द बहुत सारे लोग जुड़ गए थे. उसके गिर्द उसके तजादात थे, उसके मसाइल थे, उसकी अंदरूनी कमज़ोरियाँ बहुत थीं जिसकी वजह से शायद वो एक वक्त के बाद ख़त्म हुआ. लेकिन इट वॉज एन आइडिया, and a pretty epic idea, that all oppressed peoples can be free, right? So the point is that there's, and part of what we would need to do is to think about, अच्छा यार उसके क्या अपनी खामियां क्या थी, क्या उसकी कमज़ोरियां थी, उस अंदर की तकसीमात क्या थे, क्या वजूहात थी. कि वैसे तो बात हो रही थी कि सब तमाम महकूम और मजलूम एक होकर दुनिया को तब्दील करें, लेकिन सिर्फ जालिम का मतलब के हमले सबब नहीं थे उस मामले को नाकाम करने में. तो ये भी उसकी हकीकत है. बट देयर इज़ समथिंग that has happened after 1992 with the end of history and all of this. एक तो हम पॉलिटिक्स के मैदान में चीज़ों को हम मुआशी या मादी उसकी बुनियादों से बिल्कुल काट कर देखते हैं, एक बात. दूसरी बात, जैसे मैंने कहा ना, हम सिर्फ अगर अपनी शनाख्त की सियासत करें कि मेरा मसला ठीक और ये मेरी हद तक ही है, और जो दूसरा मेरे हक में आवाज़ भी उठाएगा मेरा उस पर एतबार नहीं होगा, मैं ही अपनी बात कर सकता हूँ. ये भी हुआ है, राइट? देयर इज रीजंस फॉर ऑल ऑफ दिस. दे आर नॉट कंस्पिरेटोरियल रीजंस. ये नहीं है कि ऊपर से आकर किसी ने जादू की छड़ी की तो ये हो गया, ये हुआ.
ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि वाकई जिसको आप अपने ख़ित्ते में देख लें, आप फ़लस्तीनियों में देख लें, आप दुनिया भर में देख लें। मैंने अभी आपको शाम की मिसाल दी कि असद की हुकूमत को गिराने का एक बड़ा जो दुनिया में प्रोपेगेंडा किया गया कि जी अब तो इस दफ़ा कुर्दों को फ़ायदा होगा इसका, यानी कि कुर्दों को अब एक इम्कान पैदा हो गया कि कुर्दों को कोई अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन का उनको भी मौका मिलेगा। Why did that? It's not just propaganda, probably because there are segments amongst a certain diaspora, Kurdish diaspora, that is willing to play that game, right? So ये होता है, इसमें कोई वो नहीं है कि हम उसको तस्लीम ना करें। बाकी जैसे मैंने कहा ये एक नज़रिया है, आप उसको जो मर्जी नाम दें, you can call it people on the left or people who are anti-imperialists or people who are just pro-people, whatever you want to call it. But ये एक नज़रियाती आउटलुक है दुनिया को समझने का, तारीख को समझने का। और जैसे मैंने कहा आज हम एक नए मरले पे, एक और मरले पे, एक और तारीखी मरले के अंदर मौजूद हैं। I think this is another time where it could be that this sort of idea becomes more and more, gains more and more popular support कि भाई ये सिर्फ मामला मेरा अपना नहीं है, हम सबका मसला है। अब तो इवन अगर आप थोड़ा सा एकेडमिक स्कॉलरशिप से वाकिफ़ हैं तो आज से 30-40 साल पहले there was what we call the postmodern turn, right? And it was very in terms of scholarship or critical scholarship, उसके अंदर जो एक बड़ा मुद्दा था वो ये था, ये जो ग्रैंड नैरेटिव्स है ना, सबको जमा करना, एक यूनिवर्सल कोई कहानी बनाना, ये मसला है, ये बजाते खुद मसला है। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि इस मुद्दे पर अच्छी खासी और जानदार स्कॉलरशिप करने वाले लोग भी कह रहे हैं अच्छा यार ज़रा हम अपनी बात पर एक मुख्तलिफ अंदाज में नज़रसानी करते हैं कि अब तो दुनिया वाकई एक आलमी सतह का मसला है। फॉर इंस्टेंस दीपश चक्रवर्ती has written a book about climate change. अब चक्रवर्ती was one of the icons of postmodern or post-structuralist or definitely sort of the skepticism about grand narratives. And Chakravarti is saying, yaar, ab to we need a universal again. Right? So, मकसद ये है कि चीज़ें होती हैं, तब्दील होती हैं, वो तो चलो एक इंटेलेक्चुअल बहस है, लेकिन जो पॉलिटिक्स के मैदान में मेरा फिर भी आपके सामने यही है ना, मैं तो सिर्फ ये आपके सामने बात रख सकता हूँ, बाकी तो हर बंदे ने ख़ुद फैसला करना है जो अपने आप को किसी एक हम में शुमार करता है। अगर मैं अपनी कौम के हवाले से सोचता हूँ, मैं अपने जिन्स के हवाले से सोचता हूँ, मैं किसी तबके के हवाले से सोचता हूँ, why do all of these groups not come together? And the only thing that I would offer is to say, well, I don't think anyone's going to succeed unless you come together. You're just going to keep fighting your selected fight in isolation, and I don't see it working out. Whether it's this fight or any other fight. I hope you're having a good one, sir. मेरा question basically ये था कि this session I think should end on the note कि what exactly is it that we can do to make our understanding better about the situation or the issue that we are looking at. I think you have been following the issue very well. Plus, you must also be following कि what it is that we have been doing. So what exactly were you able to figure out कि this is where we are lacking and this is something that should have been doing us specifically, the youngsters. Plus, people also have this understanding that if we were in a better financial situation or a position like the Arabs, we could have had a good global position regarding this issue. We could have been aggressive in like a specific way. But as we look at the Arabs, they were not aggressive at all because they easily sold themselves. So what exactly is it that we can do so the situation is not exactly the same? We are not the same as Arabs. I'm not entirely sure who you mean by we. जब आपने आखिरी बात की तो मुझे महसूस हुआ कि शायद आप कह रहे हैं the कि youngsters specifically. Like, what can we do? मतलब आप हुक्मरानों की बात तो नहीं कर रहे ना? No. नहीं, I don't think they can do anything. देखिए अरबों का भी आप थोड़ा सा इस पे गौर करें कि मैंने तो अरब हुक्मरानों की बात की है।
आई डोंट थिंक कि अगर आप मिस्र में आम नौजवान से बात करेंगे, वहाँ पर भी तो बड़े बड़ी सतह पे बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पे निकले ना, उर्दन में भी, हर जगह पे जहाँ के हुक्मरान बहुत पहले बिक चुके हैं, right? And some of the things that happened actually, were sort of pressures that, ruling elites in the Arab world were facing vis-a-vis their own populations, कि भी हम कैसे इसको संभालेंगे. हमारे यहाँ थोड़ा सा एक मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा इस बात को इस पर अभाम नहीं होना चाहिए. हमारे यहाँ भी ये जो नॉर्मलाइजेशन विद इज़राइल वाला जो मामला है ना, जो MBS भी चाह रहा है और जो मिस्र ने डिफैक्टो कर लिया है, उर्दन ने डिफैक्टो कर लिया है, हमारे यहाँ भी इसकी एक बड़ी पुश है. एंड बाय द वे ये बात शुरू हुई थी मुशर्रफ के दौर में अंदर अंदर से. अब पब्लिक पोजीशन ये नहीं ली जा सकती इतनी आसानी से. सही है कि नहीं? सो first and foremost, the question is when you're talking about young people or sort of people with a conscience here, like I said, I think for us it's always a question of not the closer we look to things at home, the better, right? कि अगर हम फर्ज करें इस मुद्दे पर भी, for instance, I think the question would be, अच्छा, how do we understand this? Are we taking the same public position that the state takes, or are we articulating it in a different way? अब ये ज़ाहिर है ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसका कोई फ़ौरन नतीजा निकलेगा, और I understand there is an impatience about sort of the immediacy of it. But इसको ऐसे देख लें कि जब लोग सड़कों पर निकल कर एहतजाज कर रहे थे तो एक बेबसी भी थी कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं. लेकिन अगर आप उसका जमा देखेंगे कि accumulative effect ये था कि बहरहाल करते 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 that is what led to the call for a ceasefire. So I think that first and foremost, I'm still quite insistent about this. Okay, we talk about Palestine, but we link it to what's happening at home. And that I think is crucial for a number of reasons. देखिए ना, अगर फ़र्ज़ करें कोई बलोच नौजवान मुझे कहता है कि यार आप इस पर तो बात करते हैं, मेरी बात नहीं करते, तो वो दुरुस्त कहता है. मैं उससे मुत्तफ़िक हूँ. इसलिए नहीं क्योंकि मुझे फ़लस्तीनियों से गर्ज़ नहीं, मुझे फ़लस्तीनियों से गर्ज़ है, मुझे बहुत सारे लोगों से गर्ज़ है, लेकिन मुझे सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि भाई यहाँ पे जो हो रहा है ये इससे भी तो मुझे गर्ज़ होना चाहिए ना. एंड दिस क्वेश्चन दैट पर्सन आस्क्ड, इज़ नॉट देयर, ही इज़ लाइक कि आपस में तकसीम क्यों है? तकसीम की वजह एक ये भी है कि एक बंदा यहाँ पे खप रहा है, जलील हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, गायब हो रहा है, मर रहा है, मतलब सब कुछ हो रहा है. आप उसके तारीफ से मुत्तफिक ना भी हों कि दिस इज समथिंग अकिन टू अ कॉलोनियल ऑक्यूपेशन, बट इट्स सर्टनली अ हाई लेवल ऑफ ऑप्रेशन, राइट? तो वो ज़रूर कहेगा यार आपको सिर्फ दूर वाला नज़र आता है, मेरे और आप में क्या मुश्तरक है कि आप मेरी बात नहीं कर रहे लेकिन उसकी बात कर रहे हैं. यू फॉलो? सो आई थिंक दैट्स सॉर्ट ऑफ अ डिस्टेंट होराइजन. बट मेरा इस पे ईमान है कि यहाँ पे जो भी बाज़मीर बाशऊर बंदा है वो अगर यहाँ पे रहता है, वो इस पर बात कर रहा है, वो करे, ज़रूर करे, ज़ोरदार तरीके से करे, अपने हुक्मरानों को भी लताड़े, कहे कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप MBS की तरह नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं. बेशक आप ये कहें, साथ में आप ये कहें, और हाँ बाय द वे इसलिए भी हमारा आपके ऊपर शक है क्योंकि आप हमारे ही जो है ना खित्ते के अंदर, हमारे इस खुदादाद पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे यानी कि बलोच हों या कोई भी हो, वहाँ पर भी तो आप खुद भी ये जुल्म कर रहे हैं. सो दिस फॉर मी is not the only way forward, but I think it is an immensely powerful thing to do. It requires courage, but that is how in the long term हम अपने मसाइल से भी निपट सकते हैं. और जैसे मैंने कहा, एक ऐसा माहौल पैदा होगा एक शायद कि जिसमें आपको दूर वाले का भी कुछ आप उसमें अपना हिस्सा डाल रहे होंगे. मुझे तो ये लगता है. And of course there's many other things you can do. I'm not saying this is the only thing. But if I have to answer, the question would be this. I don't think that we have failed or कुछ नहीं हुआ या लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ऐसी बात नहीं है. मतलब मेरे नज़दीक ऐसा क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन इज़ कि हम इसको डीपन कैसे करें, इस मामले को कैसे आगे बढ़ाएं. पर्टिकुलरली नाउ दैट अमूमी बात है कि जी अब तो बम तो रुक गए हैं ना, लेकिन like I said, the everyday violence of occupation is perhaps
more exacting than the spectacular violence that we've seen over the last year and a half. Or everyday violence of occupation carries on, whether it's in Gaza or, Avaran. ज़बरदस्त टॉक जी, थैंक यू। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज़ाहिर है पहले तो एक सबसे पावरफुल कंट्री इमर्ज किया यूएस, और फिर उसके बाद बाइपोलर वर्ल्ड आस्ता आस्ता बन गया। तो फिर कुछ कंट्रीज़ ने जैसे नॉन अलाइंड एक तरीका जी किस तरह डील करें, तो नॉन अलाइंड वे वाज वन। अब अगर हम देखें कि जी एक वो यूनिपोलर वर्ल्ड था फॉर थोड़े दिन सालों के लिए, और फिर अब राइजिंग पावर चाइना है, तो इस डायनामिक में हमें कुछ आपने हिंट किया कि जी हम जैसे फॉर एग्जांपल चाइना को रिक्वायर करें कि जी वो अपनी इंटेंट शो करें और करें, बट क्या हो सकता है कि इन फ्रंट ऑफ राइजिंग चाइना और इस मोमेंट ऑफ हिस्ट्री में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं, उनको किस किस्म का एटीट्यूड उनको या किस किस्म की अप्रोच होनी चाहिए, कि क्या वो कुछ नॉन अलाइंड किस्म की होनी चाहिए या कुछ और होना चाहिए? क्योंकि एक हमने एक सबक तो हासिल किया है कि जी क्या हुआ अभी जो पिछली दफ़ा जब ये हुआ था। I mean, I think as a principle, जिसको हम गैर जानिबदारी कहते हैं या non alignment, I think is the right principle. I think if you attach that to some kind of principle of anti-imperialism, I think ये जो एक बहस है ना, और ये दुरुस्त है कि जब लोग चीन पर बहुत, स्पेशली मगरिब में एक राय है, स्पेशली जिन्हों के बाएं बाजू के हलकों में, कि चीन पर किसी किस्म की तनकीद नहीं होनी चाहिए, because the United States is bashing China and propagandizing against China all it wants, so we should be entirely supportive of China. My position is slightly different. I think our position should not be supportive or against China. Our position should be about people of the world. And that should be an anti-imperialist position. So अगर China की over time politics anti-imperialist साबित होती है, तो बिल्कुल हम उसके पीछे पीछे चल रहे होंगे। इस वक्त मुझे लगता है चाइना की पॉलिटिक्स वेस्टर्न हेजेमनी को चैलेंज कर रही है, बट दैट्स नॉट द सेम एज सेइंग इट इज unequivocally anti-imperialist. Will it become anti-imperialist? I'm happy to allow that possibility to exist. उसके लिए, इसलिए मैंने कहा उसके लिए सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल नहीं है, उसके लिए मैं जो अपने खित्ते में देखता हूँ, तो I need to be able to see that what China is doing is different than what the US is doing, right? सिर्फ एक प्रिंसिपल ऊपर है ना, अमल में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर चीन का कोल फायर्ड पावर पर जोर है, चीन के ट्रॉलर के आने के नतीजे में यानी कि बलोच कोस्ट लाइन का माहेगीर बर्बाद हो रहा है, right? So on and so forth. Then I don't have to condemn China as some kind of imperialist power, but I certainly have to say, look, if you want to distinguish yourself historically from the United States, then you're not doing a very good job at the present time. So ये historical moment है, वही वाली history is being made, and we have to be attentive to those possibilities without being naive or very abstract about it. It's concrete. हमारे यहाँ ये concrete question भी है, सिर्फ एक question ये नहीं है कि चीन दुनिया में क्या कर रहा है, चीन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी concrete question है। और अब मिसाल के तौर पे एक नई बहस आएगी, because China is the world's biggest maker of electronic vehicles and is giving a lot of, and putting a lot of money into solar and renewables and so on and so forth, right? So अब ये ठीक है, एक लिहाज से हम उसको वेलकम कर सकते हैं, right? But I don't know, this is slightly again a digression, but renewable energy and renewable energy technologies are very mineral intensive. And if I'm just going to replace the mining for coal with the mining of copper and lithium and gold and so on, और उसकी वो भी एक्सट्रैक्टिव ही होगा और वो भी मकामी लोगों के कीमत पर ही होगा, तो यू फॉलो। सो मैं उस पर आंखें बंद करके ये तो नहीं कहूँगा नहीं चूँकि अमेरिका नहीं कर रहा लिहाजा ठीक ही होगा। सो आई एम सर्टनली विलिंग टू
to give as much, to have let the jury be out, but the concrete political questions, which are people's questions, I think continue to, for me, to take precedence. वो बात उस पे करते रहना, चाहे वो जो भी होगा, हमें करनी चाहिए और वो ज़रूरी है. अगर आपने किसी पोटेंशियल अवाम दोस्त कुव्वत को अवाम दोस्ती के रास्ते पर धकेलना भी है तो उसको आपको उसका एहतसाब करना पड़ेगा, और वो अगर वो वाकई अवाम दोस्त है तो एहतसाब से उसको डरना भी नहीं चाहिए. जी, मैं आई थिंक कि अब आप काफ़ी वक्त भी हो गया, आप लोग पता नहीं क्यों बैठे हुए अभी तक. ये तो आप पर सवाल उठता है कि आप इतने वेले हैं कि आपका और कोई काम नहीं है. लेकिन थैंक यू to Nayyar, and again apologies that it was just me whereas it was supposed to be two of us. I hope it wasn't too boring or too dry, and I certainly hope that we can carry on this conversation, and not just this conversation, we can carry on this process of building something concrete. Thank you, shukriya.